हेलो सभी, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए, एग्जामिनेशन का टाइम है। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। जितना भी आपने पिछले 6 महीने में स्टडी किया था, अब टाइम आ गया है उसका एक प्रॉपर रिवीजन आपको मिल जाए। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और हो सके तो इसका लिंक जो है अपने उन उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए जिनको आपको लगता है कि अगर वो ये क्लासेस उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम इसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। हमने पिछले 6 महीने में लगातार क्लासेस आपके लिए ली है। आज हम इसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। और ये मॉड्यूल बी इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी का। अगर आपने मॉड्यूल बी को थोड़ा सा भी लापरवाही से लिया तो दिक्कत हो सकती है। 25 से 30 मार्क्स तो श्योर इससे आने ही आने वाले हैं। ठीक है, और सॉलिड आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो लास्ट क्लास थी हम उसमें एक बात कर रहे थे कि ये जो आई एस एल एम कर्व है, ये जो आई एस एल एम कर्व हो वो फिस्कल पॉलिसी पर कैसे इफेक्ट करता है और कैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी पर इफेक्ट करता है। इतनी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम, आपको नट सेल में बताएंगे इन 4 ग्राफ से। और मुझे उम्मीद है कि इस 4 ग्राफ से एक क्वेश्चन आपका मिलने का पूरा चांस है। तो दोस्तों इस जो ये चार्ट आपके सामने नजर आ रहा, अगर आप इस चार्ट को कॉन्सेप्चुअली समझ लें तो आपको आसानी होगी। अब देखिए, ये दोनों चार्ट हैं फिस्कल पॉलिसी के और ये दोनों हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इफेक्ट होता है और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है। और दोनों ही पॉलिसी में दो वर्ड लिखे हुए हैं। एक लिखा है एक्सपेंशन और एक लिखा है कॉन्ट्रैक्शन। एक लिखा है एक्सपेंशन, एक लिखा है कॉन्ट्रैक्शन, यानी 4 कैटेगरी आ गई। फिस्कल का एक्सपेंशन, जब सरकार बहुत पैसा फैलाती है, टैक्स में छूट देती है, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में सरकार टैक्स बढ़ा देती है, ज्यादा ढील नहीं देती है। इसी तरह मॉनेटरी एक्सपेंशन में क्या होता है, बैंकों के लिए फंड अवेलेबल कराती है। और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन में बैंकों से फंड ले लेती है, वो मार्केट में नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रखा होगा। अब आप समझ लीजिए, देखो क्या करना है आपने। आईएसएलएम जो कर्व है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे है IS1 और ये है LM। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर IS1 यहाँ पर है, ये LM। अब देखिएगा, फिस्कल एक्सपेंशन में क्या होता है। फिस्कल एक्सपेंशन में IS कर्व राइट को शिफ्ट होता है, ये समझना है आप। IS कर्व जो है, इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है, वो राइट को शिफ्ट होता है। देखिए यहाँ पे चित्र में देख लीजिए कि पहले ये लाइन थी, अब ये लाइन है। तो जो इक्विलिब्रियम पहले था यहाँ पर, वो इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर फिस्कल एक्सपेंशन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से यहां आ गया, यानी कि इतना माइनस हो गया, यानी घट गया। अब आप समझ लीजिए क्या है, फिस्कल एक्सपेंशन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। सेम इसी तरह पर अगर हम मॉनेटरी एक्सपेंशन करेंगे, देखिएगा ध्यान से, मॉनेटरी एक्सपेंशन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो LM में चेंज आएगा। अगर आप फिस्कल में एक्सपेंशन करेंगे, फिस्कल में चेंज करेंगे, तो आप देख रहे हैं IS में चेंज आ रहा है, IS कर्व में।
तो क्या याद रखना है आपने, फिस्कल में चेंज एफ लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिस्कल में चेंज किसको शिफ्ट करना है, आईएस को शिफ्ट करना है। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर फिस्कल एक्सपेंशन है तो इंटरेस्ट रेट भी एक्सपेंशन है। लेकिन अगर मॉनेटरी की बात आएगी तो मॉनेटरी में जो आप ग्राफ शिफ्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे, एल एम का करेंगे, एल एम का करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि जब फिस्कल में आईएस को शिफ्ट करेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका आईएस कर्व है वो राइट को शिफ्ट हो रहा है। आईएस कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट को शिफ्ट हो रहा है। अगर आईएस कर्व राइट को शिफ्ट हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में इंक्रीज है, एक्सपेंशन में इंक्रीज है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसकी, यहाँ पे सुनिएगा, मैंने बोला कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, मॉनेटरी का एक्सपेंशन होता है, तो मॉनेटरी का एक्सपेंशन अगर होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, डाउन होंगे। मॉनेटरी का एक्सपेंशन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होंगे। और जो कर्व है, जो कर्व है एलएम वाला, राइट को बढ़ेगा। किस कंडीशन में बढ़ेगा, अगर एक्सपेंशन है। अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो लेफ्ट को आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रखा हुआ होगा। ये देखिए, ये एलएम जो है यहां से कहाँ पहुंच गया, यहां पहुंच गया, राइट को शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां से यहां पहुंच गया, यानी एक्सपेंशन में डाउन हुआ, एक्सपेंशन में अप हुआ। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन तभी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप बहुत वैसे समझ सकते हैं, जब भी सरकार मॉनेटरी एक्सपेंशन करती है यानी पैसा पब्लिक में लाना चाहती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, कम करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, कम करती है, अगर आप ऐसे भी याद कर पाए। और अगर फिस्कल एक्सपेंशन होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, ज्यादा। यानी कि कारोबारी अगर खूब पैसा लेना चाहते हैं, उनको व्यापार करने का मन करता है, तो दौड़ दौड़ के आपके पास आते हैं, और जब वो दौड़ दौड़ के बैंक के पास आते हैं तो बैंक उसका क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो है इधर को आ रहा है, एल एम जो है इधर को आ रहा है, तो क्या है, फिस्कल के साथ आईएस कर्व शिफ्ट होगा। एक्सपेंशन करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और कर्व जो है राइट को शिफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो एलएम कर्व राइट को शिफ्ट होगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब पॉलिसी ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डाउन होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ठीक हो गया, चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा। जरा जल्दी से, हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है, बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे हम इस टॉपिक के बाद नए टॉपिक पे जाने वाले हैं। विच इज नॉट अमंग द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश एज इंटरेस्ट, जल्दी से बोल दिए। इस चार्ट को मैं फिर बता दे रहा हूं, आप दो तीन बार रिवाइज जरूर करिएगा, आपका सॉलिड आंसर बनेगा इससे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। फर्स्ट का आंसर बहुत रैपिड फायर में, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट रेट के कंपोनेंट को तय करने में शामिल नहीं होता है। ठीक है, डी नहीं है सर, डी इसलिए नहीं है कि प्योर इंटरेस्ट तो हमेशा एलिमेंट का पार्ट होता ही होता है। डी तो हमेशा होगा ही होगा, कभी भी कोई भी इंटरेस्ट रेट तय होंगे तो इंटरेस्ट तो कंपोनेंट शामिल होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा है जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी कीन्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन थ्री मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। उन्होंने कहा तीन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से लोग कैश को होल्ड करते हैं, जो कि इनमें से नहीं है, ट्रांजेक्शन, अपॉर्चुनिटी, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन मिलने वाला है।
सेकंड का आंसर करिए जल्दी। देखिए सर, हमारे वहाँ जो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी क्लासेस में बहुत प्रॉपरली किया था। ये भी आंसर बी होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई भी मामला हमने नहीं सुना था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये हमने कल क्वेश्चन कवर करा दिए थे। चलिए ये वाला, विच इज नॉट करेक्ट फॉर डिमांड ऑफ मनी। बताइए जरा, ये जो है 2 मार्क्स से क्वेश्चनों में माना जाता है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर डिमांड ऑफ मनी। डिमांड फॉर सेविंग कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर। अब बताओ, डिमांड फॉर सेविंग कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एक्टिविटी। इसने कहा विच इज नॉट करेक्ट बोला हुआ, विच इज नॉट करेक्ट। दूसरा बोलता है द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज लो व्हेन द कैपिटल एज ए फैक्टर प्रोडक्शन गिव्स हाई रिटर्न। अगर कैपिटल से हाई रिटर्न मिलेंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज लो। देखो, अगर कैपिटल लगाने से रिटर्न हाई होते हैं तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो ये गलत है। अगर कैपिटल लगाने से अच्छी कमाई हो रही होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांगते हैं। और ये ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुका हूं, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग होती है वो डिपॉजिटर के द्वारा होती है। डिपॉजिटर जो होता है वो अपनी सेविंग्स को बैंक में लाता है। इन्वेस्टर जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि वो पैसे को लेकर के क्या करता है? पैसा लगाता है। चलो, सेविंग डज नॉट डिपेंड आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सेविंग किन बातों पे डिपेंड नहीं करती है? सेविंग किन बातों पे डिपेंड नहीं करती है? हमारी क्लास में कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्लास। चलिए, देखिए डी, कैपेसिटी टू सेव, विलिंगनेस टू सेव, इनकम लेवल। तो क्या बोलता है इसमें? वो कहता है इस पर डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड करती है? इस पर करती है, इस पर करती है, इस पर करती है, इस पर नहीं करती है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ का डी वाला होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आंसर देंगे, जो हमने बात करी थी उससे करेंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा। द इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, कौन सा रेट बोलते हैं उसे? फिफ्थ का बता दीजिए जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, फिफ्थ का आंसर चाहिए था हमें। इसका आंसर है क्या? एक तो होता है, बोल रहा है कि जहां पर क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। क्या उसे इक्विटी रेट बोलते हैं? क्या उसे इन्वेस्टमेंट रेट बोलते हैं? क्या इसे सेविंग रेट बोलते हैं? और क्या इसे इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है इसका आंसर? डी वाला करेक्ट है, इसको डी कर लीजिएगा। डी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो। इन ऑर्डर टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से बड़ लड़ाई करने के लिए, कॉम्बैट माने बिना हथियारों की लड़ाई करना। तो इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और रखा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम। सेशन सही लगता है तो बीच बीच में लाइक का बटन दबा दिया करो। बताइए सिक्स का आंसर। कॉम्बैट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या करता है? बहुत जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर है बी। क्या है? सेंट्रल बैंक बूस्ट द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक।
क्या करता है? देखो, अगर उसे लगता है महंगाई बढ़ रही है तो उससे लड़ना है, तो वो किस पे कंट्रोल कर लेता है? सीधे सीधे वो सीआरआर को, जो जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है, जो मान लिया इतना था, तो वो इतने से थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ा देता है। देखो, कि बढ़ाने को क्या बोलते हैं? बूस्ट करना। क्योंकि जितना वो बढ़ाएगा उतना मनी बाजार से आउट हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। जो स्टेटरी रिजर्व रेशियो होता है उसका ज्यादा पर्पज होता है, एक तो बैंकों की सिक्योरिटी का भी, लिक्विडिटी का पर्पज होता है। इसका नाम लिक्विडिटी रेशियो है, कि बैंकों को पैसा जरूरत में। लेकिन जो सीआरआर का सीधा सीधा पर्पज होता है, सीआरआर का सीधा पर्पज क्या होता है? अगर कैश रिजर्व रेशियो बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि वो महंगाई कम करना चाहता है। बहुत क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी आप में से इसका अलग कोई आंसर दे रहा है तो मैच कर लीजिए, कोई क्रॉस करना है तो टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये हमने फिर बताया था, फिर एक बार और। फिस्कल एक्सपेंशन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। तो अगर आप एक भी पिक्चर याद कर लेंगे तो भी चलेगा। इसमें आईएस है और इसमें एलएम का रिलेशन है, ठीक है। मॉनेटरी में एम, मॉनेटरी में एम, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, द इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम डाउन, डाउन आईएस कर्व शिफ्ट लेफ्ट। अगर ऐसा हो रहा, जो भी मैंने पिक्चर पूछी थी उसी पे क्वेश्चन है, देखो। इक्विलिब्रियम डाउन हो रहा है और आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट को, देखो। ये मैंने बनाया। आईएस कर्व हमें पता है कहाँ होता है, आईएस कर्व देख लीजिए। देखो, ये याद कर लीजिए, आईएस कर्व कहाँ होता है? ऊपर से नीचे वाला जो होता है वो कर्व कौन सा होता है? आईएस कर्व। यानी ये कर्व ये था, वो कहता है यहां से डाउन हो गया। आईएस कर्व कहाँ हो गया? डाउन हो गया, ठीक है। यानी लेफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। और लेफ्ट शिफ्ट कब होता है? लेफ्ट शिफ्ट होने से क्या होता है? मान लीजिए ये लाइन आपकी ये वाली है, तो लेफ्ट शिफ्ट होने से क्या मतलब कि इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट डाउन कब होते हैं? जब मॉनेटरी का क्या होता है, ठीक है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। बढ़िया। सेवन का आंसर करिए अली। आंसर डिले क्यों कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, एट का आंसर क्या है? उसने कहा एलएम कर्व क्या होता है? शिफ्ट लेफ्ट। अब की एलएम होगा, यहाँ देखिए, एलएम कौन सा होता है? ये है, ये है, ये वाला एलएम होता है। ये लेफ्ट को जा रहा है, यानी कि इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, ठीक है। और किसके लिए पूछ रहा है? कब एलएम कर्व? पहली बात तो एलएम कर्व शिफ्ट होगा तो मॉनेटरी की बात होगी। एलएम मतलब, एम मतलब मॉनेटरी, एम मतलब मॉनेटरी, एम मतलब मॉनेटरी, ठीक है। तो मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट क्यों? क्योंकि अगर देखो, इधर देखो, इंटरेस्ट रेट यहां से यहां पहुंच रहे हैं, यहां से यहां पहुंच गए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मॉनेटरी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि ये, ठीक है। ये चारों मैंने दो तीन बार बता दिए। चलो, अगला क्वेश्चन 11th वाला बताइए। आईएस कर्व किसने बताया? आईएस कर्व किसने बताया? 11th का बताइए। चलिए देखिए, ये अगर आपको याद आता है, जो आईएस कर्व की डेफिनेशन है, वो बेसिकली जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रिलेशंस थी, उनको थोड़ा सा रिफाइन किया। वो ये तीन लोगों ने रिफाइन किया और क्या बनाया उसने? क्लासिकल थ्योरी बनी, ठीक है। तो कौन है? फिशर, मार्शल और पीगू। ये डी क्यों आंसर कर रहे हैं आप लोग 11th का? आप लोग डी क्यों आंसर कर रहे हैं भाई? क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे ही करके आओगे इस चैप्टर से क्वेश्चन? आईएएस हमने स्टार्ट में पढ़ा था। स्टार्ट वाला इन तीनों लोगों ने काम किया था। जो हिक्स हैंसन है उन्होंने तो इन दोनों के काम को मिला दिया था, ठीक है। चलो, चलिए नेक्स्ट यूनिट आगे साहब। और ये यूनिट
सबसे छोटी यूनिट है आपकी बुक में। और एक बात बता दें कि सबसे छोटी यूनिट है और आपको दे के जाएगी कम से कम 1 मार्क्स। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर इसमें ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी बिजनेस कैसे कैसे उतार चढ़ाव में आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, तो बिजनेस साइकिल का एक दूसरा नाम है क्या, इकोनॉमिक साइकिल, याद रखिएगा। ठीक है, और जो पूरी इकोनॉमी वाइड यानी पूरी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन होते हैं प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ ऑफ और ईयर्स को जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसे ही हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। फ्लक्चुएशन क्यों होते हैं, वो कहता है occurs around a long-term growth trend, typically involves shift over the time between, क्या होता है, periods of relatively rapid economic growth expansion। अगर मान लिया रैपिड ग्रोथ दिखाई दे रही है तो उसे आप एक्सपेंशन या बूम कहते हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव स्टैग्नेशन सुनाई आ रहा तो आप इसे बोलते हैं डिक्लाइन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो ये जो चार वर्ड हैं आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, ये चार वर्ड आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल की बात करें दोस्तों, बिजनेस एक्टिविटी पासिस थ्रू द फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, बढ़ेगी भी घटेगी भी, और ये एक रेगुलर फिनोमिना नहीं होता है। उसने कहा नॉट ए रेगुलर प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव फिनोमिना लाइक स्विंग ऑफ द पेंडुलम, मतलब ऐसा नहीं कि घड़ी है तो इधर गई है तो इधर आएगी, बराबर दूरी तक, ऐसा नहीं है। तो कहता है कि जो ये चीज है, बिजनेस एक्टिविटी रेगुलर भी नहीं है, प्रेडिक्टेबल भी नहीं है और रिपीटेटिव भी नहीं है। टाइमिंग भी इसकी रैंडम है, कभी कम समय में कभी बड़े समय में हो सकती है। साइकिल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन को प्रभावित करती है। द साइकिल्स अफेक्ट नॉट ओनली द इकोनॉमी इन जनरल बट ईच इंडिविजुअल बिजनेस, मतलब पूरी इकोनॉमी को ही नहीं, आदमी के बिजनेस को भी ये अफेक्ट कर देती है। ठीक है, चलिए अब ये कहता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस साइकिल। कहता है बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक का मतलब जो जो एक दूसरे का जो इम्पैक्ट आता है, यानी कि एडजस्टमेंट होना, रीएडजस्टमेंट होना। ठीक है, the upward and downward movement tend to occur at almost the same period in all industry. The upward and downward movement tend to occur at almost the same period in all industry। यानी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका प्रभाव सारी इंडस्ट्री में पड़ता हुआ दिखाई देता है। वेव ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन, वन इंडस्ट्री विल सून जनरेट द वेव ऑफ, अगर एक में फर्क पड़े तो दूसरे में भी पड़ता है। ठीक है, और ये वेव लाइक मूवमेंट होता है ऐसे करके। और द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी डेप्रेशन कैन बी अल्टरनेटिव सीन इन द साइकिल, यानी कि प्रॉस्पेरिटी भी होगी, डेप्रिसिएशन होगा, फिर प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ठीक है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार होता है। वेरियस फेसेस आर रिपीट होते हैं। बूम आर इज फॉलोड बाय द डिप्रेशन एंड डिप्रेशन अगेन फॉलोड बाय द बूम, यानी कि कोई भी चीज ऊपर गई नीचे गई फिर ऊपर गई नीचे गई, ये सब कुछ चलता आता है। देयर कैन बी नो इंडेफिनिट डिप्रेशन और एटर्नल बूम पीरियड। बिजनेस साइकिल्स आर परवेसिव इन देयर इफेक्ट। द अप एंड डाउन मूवमेंट आर नॉट सिमेट्रिकल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा उतना ही ऊंचा जाएगा या हमेशा उतना ही नीचे जाएगा, कभी ज्यादा ऊंचा जाता है कभी थोड़ा नीचे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपको 1 मार्क्स दे सकती है। ठीक है, क्या क्या चीजें देखिएगा, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या रखना है कि किसी भी चीज में बूम आता है, पीक पे जाके रुक जाता है, पीक के बाद रिसेशन शुरू होता है, रिसेशन जब डेप्थ में चले जाता है तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन और नीचे जाएगा तो ट्रफ कहते हैं, और उसके बाद रिकवरी होती है और फिर बूम होता है और फिर पीक पे होता है। यानी कि अगर हम नट सेल में बात करें तो हमारे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड। अब कैसे है, बूम, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ और रिकवरी। बीपीआर सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर डीटीआर। बस आर में एक बात ध्यान रखना,
पहला वाला रिसेशन है, लास्ट वाला क्या है, रिकवरी। हमेशा क्या होती है, जब कोई हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो रिकवरी होती है। वन क्वेश्चन एग्जाम का, वन क्वेश्चन एग्जाम का, बूम, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, रिकवरी। ठीक है, चलो, इससे ज्यादा समय हम इसमें नहीं लगा सकते। बस इसमें क्या है, हर एक की करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक मार्क्स आपका छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। उसने कहा कि जब बूम होता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज, प्रोडक्ट्स फैच एंड अबव नॉर्मल प्राइस, यानी पैसा लाते हैं। ठीक है, हायर क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी लोग कारोबार में खूब पैसा लगाते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, एक ग्रेटर नंबर, खूब सारा सामान बनाते हैं। एंटरप्रेन्योर परचेज करते हैं नई मशीनें, और एम्प्लॉय भी हायर वेज रेट पे चलता है। और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। और देखो, अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ टेंडेंसी होगी फैक्टर्स की प्रोडक्शन की, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ने लग जाती है। जैसे बूम चलता है तो चीजें और महंगी होने लगती है। ठीक है, डिफिकल्ट टू कोप विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस फॉर द फिक्स इनकम ग्रुप। जो बेचारे मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, आप हम लोग जो है, जिनको सैलरी नाम का एक मेहनताना मिलता है महीने में, इनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि प्राइसेस क्या होते हैं, डे बाई डे बढ़ते हैं। ठीक है, इनकम डज नो, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है। ठीक है, डिमांड इज लो और मोर, जो डिमांड है फिर आगे आने पे क्या होने लग जाती है, डिमांड इज नाउ मोर और लेस इज, किसी स्थिति में, क्योंकि देखो बूम जो है बहुत समय तक नहीं चल सकता। आदमी की खरीदने की क्षमता एक होती है, इट इवन डिक्रीजेज हो जाता है। तो उसने कहा कि इसका मतलब बूम और प्रॉस्पेरिटी एक पीक पर पहुंच गई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस, बूम में क्या होता है, एन एक्सेलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन डिमांड, बढ़ोतरी दिखाई देती है। और इसका एक लेवल पीक से पहुंचता है जहां पर सस्टेनेबल आउटपुट प्रोडक्शन लेवल उसके बाद नहीं होता है। इकोनॉमी हीट्स अप एंड डिमांड सप्लाई लैग बिकम अपरेंट, मार्केट फोर्स मिसमैच हो जाती है। यानी मार्केट फोर्स कौन सी होती है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आएगा, मार्केट फोर्स कौन सी है, डिमांड और सप्लाई होती है। ठीक है, द इकोनॉमी में सफर फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो ये जब बूम होता है तो एक जगह जा करके आपको ये प्रॉब्लम है, क्या होता है, उन्होंने कहा शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टेबल, यानी पैसा लगाने के लिए कम पड़ने लग जाता है। सेविंग लोगों की डिक्री होती है, खर्चा बहुत करना पड़ता है। डिक्लाइनिंग स्टैंड ऑफ लिविंग एंड इमर्ज ऑफ ए सेलर मार्केट। ठीक है, रिसेशन दूसरा क्या आ गया, रिसेशन। तो अब जब हम देखेंगे, बूम पे थे हम लोग, तो यहाँ पे बूम पे थे, टॉप में थे, यहाँ से बूम में आते थे, एक ऐसी पोजीशन आई, और फिर काम हमने क्या फेस किया, रिसेशन फेस किया। रिसेशन में क्या होता है, उसने कहा डाउनवर्ड टेंडेंसी दिखने लग जाती है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो खूब समझ रहे थे अच्छा चल रहा है, वो खूब सारा सामान बनाते हैं, और क्या होते हैं, वो इतना सप्लाई कर देते हैं कि मार्केट में उसकी डिमांड उतनी नहीं होती। Now the producers come to notice that their stocks are piling up and compelled to give up future investment plan. The order for new equipment and raw material are cancelled. A businessman even cuts down the existing business. Workers are retrenched. बैंकर, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा भाई ये बताओ कि रिसेशन की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि जब रिसेशन आएगा तो लोगों को आता था भैया 10 दिन काम पे मत आना। ठीक है, बैंकर्स क्या कहते हैं, भैया हमारा पेमेंट वापस करो, लोन वापस लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू फॉल इन इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइस, प्रॉफिट एंड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज, डिजायर और लिक्विडिटी टू इंक्रीज। रिसेशन की बात आ रही है, ये रिसेशन चल रहा है, क्या होता है, प्रोड्यूसर कहते हैं यार माल नहीं बिक रहा, अब क्या करो, प्राइस को कम करो। और कई बार क्या होता है, वो और डिक्लाइन करने की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, और डिक्लाइन करने की बात वो करने लग जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स हु एक्सपेक्ट आर स्टिल फर्दर डिक्लाइंस। ठीक है, तो क्या है, कंज्यूमर्स हु एक्सपेक्ट स्टिल फर्दर डिक्लाइन इन प्राइस पोस्टपोन देयर, उन्हें लगता है कि भैया प्राइस डाउन हो रहे हैं,
ऐसा करते हैं आज नहीं लेंगे कल लेंगे, और डाउन हो गए। तो यहाँ पर बिजनेसमैन की हालत और खराब होने लगती है, और ये पोजीशन ऐसे पहुंच जाती है कि भैया आप तो डिप्रेशन आ गया। यानी जब तक झेला जा रहा ठीक है, लेकिन जब अनबियरेबल हो गया तो यहाँ पर क्या है, इसी रिसेशन में क्या पोजीशन देखने को मिलती है, कुछ फर्में कहाँ पहुंच जाती है, बैंकरप्सी पे। ठीक है, द फेलियर ऑफ वन फर्म अफेक्ट अदर फर्म विद whom इट हैज बिजनेस कनेक्शन, देयर आर जनरल डिस्ट्रेस। क्या होता है, दिस फेज ऑल्सो नोन एज द क्राइसिस, इट इज utmost suffering for a business. The following are the major characteristics of recession. ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो उसने कहा देयर इज जनरल डिक्लाइन इन डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, इन्फ्लेशन रिमेन्स लो और स्लो shows further sign of filing, एम्प्लॉयमेंट फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब भाई कंपनी को प्रोडक्शन नहीं हो, वो नहीं हो पा रहा, सेल नहीं हो रही है, सेल कम हो गई है, तो वो इस पोजीशन पे आती है। इंडस्ट्री रिजॉर्ट टू प्राइस कट टू स्टे इन बिजनेस, और इंडस्ट्री क्या करती है, वो कोशिश करती है कि भैया कैसे प्राइस कर करके किस तरह रहें, किस तरह बिजनेस में बने रहें। ठीक है, अब आ गया दोस्तों नेक्स्ट वाला डिप्रेशन, अब आ गया दोस्तों नेक्स्ट वाला डिप्रेशन आ गया। ठीक है, तो डिप्रेशन की बात करते हैं दोस्तों। डिप्रेशन में क्या बात आती है, देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब भैया क्या करें, आदमियों की भी जरूरत कम हो गई और मटेरियल की भी, क्योंकि जब बिक्री नहीं होगी तो ना आदमियों की जरूरत पड़ रही महसूस, अब मटेरियल की, भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर देन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर गुड्स एट ए प्राइस विच विल नॉट इवन कवर द फुल कॉस्ट। मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ कैपिटल गुड, अब देखो, जो भी कैपिटल गुड यानी मशीनें बनाने वाले थे, जो भी कंज्यूमर गुड बनाने वाले थे, उनको अब प्रेशराइज हो जाना पड़ता है। अब वो प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब जितने भी कामगार लोग होते हैं सबको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बचे खुचे लोग हैं उनको जो है पुअरली पेड किया जाता है। ठीक है, इट डिमांड्स द डिमांड्स फॉर बैंक क्रेडिट इज एट द लोवेस्ट, यानी बैंक से लोन लेने वाले लोगों की कमी हो जाती है, बैंक में पैसे पड़े रह जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन होता है। फर्म क्या होती है, कैन नॉट पे ऑफ देयर डेप्ट, अब जब कमाई नहीं हो रही तो वो और नहीं दे पाएगी, और क्या करेगी, काम धंधा बंद कर देगी, उसके शेयर्स क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं, और पैसिज्म प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, निराशावादा हो जाती है, निराशावादी इकोनॉमी यहाँ देखने को मिलती है। लेस कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर नॉट रेडी टू टेक, जो इन्वेस्टर होते हैं कहते हैं भैया अभी काम नहीं छेड़ेंगे आप। ठीक है, और क्या होता है, कुछ प्राइमरी फीचर्स में क्या होता है, एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड होती है यहाँ पर। इन्फ्लेशन क्या होता है, कंप्लीटली लो, क्योंकि जब भाई किसी को पैसा नहीं है, सामान खरीदने वाला नहीं है, सामान बन नहीं रहा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू बिगन टू क्लोज, यानी रोजगार धंधे सब बिल्कुल बंद होते हैं। अब बिजनेस को रन करने के लिए जो प्रोडक्शन होता है, वो क्या करते हैं, फोर्स लेबर कट कर देते हैं, और लोगों को घर बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए, डिप्रेशन तक पहुंच चुके हैं। अब डिप्रेशन के बाद शुरू होता है दौर किसका, रिकवरी का। डिप्रेशन के बाद किसका दौर शुरू होता है, रिकवरी का। एक सेकंड के लिए इसको जो है रिवाइज कर लीजिए। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए कि डिप्रेशन के बाद आते हैं रिकवरी। एक कहावत है कि जैसे डिप्रेशन होता है तो उसी में रिकवरी के जर्म्स भी होते हैं, यानी अब तय है कि रिकवरी होगी, अब तय है रिकवरी। तो ये क्या है, डिप्रेशन कंटेन्स इटसेल्फ इन द जर्म्स ऑफ रिकवरी। आइडियल वर्कर नॉट कम फॉरवर्ड टू लो वे, तो कहते हैं जो घर पड़े हुए थे वो कहते हैं चलो यार कुछ तो मिलेगा, आओ यार काम करते हैं, कुछ तो मिलेगा। और प्राइस आर देयर लोएस्ट, द कंज्यूमर्स हु पोस्टपोन देयर कंजम्पशन एक्सपेक्टिंग ए स्टिल फर्दर, तो वो क्या कहते हैं, जिन्होंने सोचा था कि भैया अभी हम नहीं खरीदेंगे, वो सोचते हैं एक्सपेक्टिंग ए स्टिल फर्दर प्राइस नाउ स्टार्ट, तो उन्होंने कहा अब यार इससे
सस्ता नहीं होगा, अब ले लो भाई, ठीक है। बैंक्स विद एक्यूमुलेट कैश रिजर्व नाउ कम फॉरवर्ड टू गिव लोन्स, और बैंक अब कहते हैं भैया चलो यार ले लोन लेना शुरू करो, और डिमांड इंक्रीज होने लग जाती है। स्टॉक क्या होते हैं, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स इनसफिशियंट होता है, यानी फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्टार्ट पिकिंग हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद दौर शुरू होता है किसका, ये जो रिकवरी में ये चीजें फिर कंटिन्यू होने लग जाती है, ठीक है। और जो ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता, यानी कि अब लगता है कि भाई अब दिन हमारे सुधर जाएंगे, ये चीज हमने कोविड में बहुत आसानी से इस बिजनेस साइकिल को अगर देखना चाहें तो कोविड में हमने बिल्कुल सही देखी। हम लोग 19 पर यहाँ थे, थोड़ा सा 19 के आसपास बीच में यहाँ पर आए, 20 में यहाँ पर आए, और डिप्रेशन में आ गए। उसके बाद हमने क्या शुरू किया, तो बूम हमारा था मान लिया 18 में, 19 पे हम इस पीक पे थे, 20 पे डाउन आए, और फिर यहाँ पर 21 में फिर रिकवरी चालू हमारी हुई, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट का जो है, देखो फर्स्ट का आंसर कितना लोग गलत दे रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है किस चीज का, आदमियों का भी और मटेरियल का भी। अभी दिखाएं आपको, देखो ऐसा ही क्वेश्चन जो है वहां आपको दिखने को मिलेगा। जब आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिखने को मिलेगा तो आप कैसे आंसर दोगे, जब आपको ऐसा ही क्वेश्चन वहां मिलेगा तो क्या क्या आंसर दोगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। आप लोग आंसर दे रहे रिसेशन, बताओ, ठीक है, गलतियां ना करें। बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसका खुद आंसर दे दूं, 5 सेकंड देता हूं आपको आंसर देने के लिए। ये एक टॉप, देखो एक एक मार्क्स सॉलिड करते चलो, तब जाके आपके 35 से 50 पहुंचेंगे। आपने 15 मार्क्स सॉलिड करे ना क्लास में, तो आपके 50 मार्क्स हैं। बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस साइकिल, इनमें से कौन सा बिजनेस साइकिल का वर्ड नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, स्टैग्नेशन नाम का हमने कुछ भी नाम नहीं सुना था। विच फेसेस बिजनेस साइकिल इज नोन एज द क्राइसिस, अब देखो एक वर्ड आ गया क्राइसिस, किसको हम क्राइसिस बोलते हैं। रिसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। रिसेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्राइसिस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। रिसेशन को क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। विच बिजनेस साइकिल सीक्वेंस इज करेक्ट, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और रिसेशन। बूम, रिकवरी, डिप्रेशन, रिसेशन। डिप्रेशन, बूम, रिकवरी और रिसेशन।
बूम, देखो ये क्या है, एक सीक्वेंस पूछा है आपसे। बिजनेस साइकिल किस किस प्रोसेस से चलती है। तो सबसे पहले हमें अपने उसमें, जब भी बिजनेस साइकिल की बात करते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं हम सबसे पहले? ये रखे हुए क्वेश्चन हैं, याद करोगे प्रश्नों को। बूम के बाद रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ठीक है, चलो। दिस बिलोंग्स टू विच ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म डेवलप हो जाता है एंटरप्रेन्योर के बीच में। बैंक लोन जो होते हैं, क्रेडिट स्टार्ट कर देते हैं, लोन देना शुरू कर देते हैं। किस समय ऐसा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिक्स का बी। रिकवरी जब आती है तो लोगों में आशावादिता आ जाती है। ठीक है, बी। ये बताओ, द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इज द लोएस्ट। लोन बिल्कुल कम पे आ जाता है, विच रिजल्ट आइडल फंड, और पैसे खाली पड़े रहते हैं बैंकों के। किसमें होता है ऐसा? ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है। जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए दोस्तों। डिप्रेशन जब होता है तो बैंकों के पास, क्योंकि वो कोई लोन लेने आता ही नहीं है, पड़े रहते हैं बैंकों के पास। और जब बैंक इस फंड को लोन देना स्टार्ट करते हैं, लोन देना जब स्टार्ट करते हैं, तो समझ लीजिए क्या शुरू हो जाती है? रिकवरी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे द आइडल वर्कर नाउ कम फॉरवर्ड। अब लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्या चलो यार कर लेते हैं काम, चाहे तनख्वाह कम मिली तो काम कर लेते हैं। बताओ, आठवें का आंसर। हमारी क्लास से आपके 25 क्वेश्चन आ जाएं तो आपके 50+ मार्क्स आने लाजमी है। ठीक है, देखो एक एक लाइन हमने जो पढ़ाई थी वहीं से उठा रखी है, आप समझ रहे हैं तो। इसने कहा लोग आने लग गए, कहाँ आते हैं? जब रिकवरी होती है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों वो चैप्टर भी अब हमारा पूरा होता है, बिजनेस साइकिल वाला। अगेन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बैंकर हैं और आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को नहीं समझते तो धिक्कार है। क्योंकि फिर तो आप ऑपरेटर हैं, फिर आप बैंकर नहीं हैं। यानी आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं बस, अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी और इसको नहीं समझ रहे हैं तो दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको किसी भी तरह नहीं मिस करना है, अच्छा चैप्टर है। और कई चैप्टरों को कवर करने वाला चैप्टर है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और क्या है? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और क्या है? फिस्कल पॉलिसी की बात आती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी समझेंगे हम लोग, फिस्कल पॉलिसी समझेंगे। इसके साथ साथ FRBM का जो एक्ट है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। देखिए ये चैप्टर आपका प्योरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपकी बैंकिंग में डेली ऐसी कहानियां नहीं सुनने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सिंसियरली इस चैप्टर को कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात बताएं, सबसे पहली बात है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं वो कौन यूज करता है? RBI करता है। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ठीक है, एक एक नाम छपने वाला है, एक एक नाम छपने वाला है। अगर आपने किसी भी नाम में क्या करी, लापरवाही करी, तो हो सकता है कि ये आपको वहां दुख दे दे। इन सब के बारे में दोबारा नट सेल में पढ़ेंगे, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी के एक एक नाम। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दूं कि जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ा, देखियो। जो बैंक रेट है, आपका MSF है, आपका रेपो है, ट्राई पार्टी रेपो है, टर्म रेपो है, स्पेशल टर्म रेपो है, टर्म लॉन्ग टर्म रेपो है। ये एक कैटेगरी के हैं, ये एक कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। इन सब में RBI बैंकों को फंड देने की व्यवस्था करता है। ठीक है, फंड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों को
और प्राइमरी डीलर को, जो भी उसके मेंबर्स हैं उन सबको वो देता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। अब दूसरा आता है, यहां पर देखिएगा जरा, एक नाम यहां पर है रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सब आते हैं हमारे, जहां पर आरबीआई के पास ये सब लोग पैसा लेकर के आते हैं। ये दो रेशियोज मेंटेन कराता है। इसके अलावा ये रेट्स हैं, लोन के रेट तय करने के मैकेनिज्म हैं, और ये है मार्केट को कैसे स्टेबलाइज करे, उसकी अपनी आरबीआई की स्कीम्स है। ठीक है, आप अच्छे अच्छे धुरंधर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए बैंक रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो हमने बताया आरबीआई की बात करें, और आरबीआई क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो सप्लाई ऑफ मनी की बात करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की बात करेगा, कॉस्ट ऑफ मनी या रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगा। ठीक है, इन तीन बातों को चलते हुए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को प्ले करता है। ठीक है, मॉनेटरी थ्योरी प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ टू क्राफ्ट ऑप्टिमल मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बाई, तो क्या आगे एक पॉइंट आ गया, बाई मंथली होता है। ठीक है, और अभी हमने लास्ट एक स्लाइड में पढ़ा था, क्या आपको ये शब्द याद आया? आपको लिखना है यस या नो। क्या आपको ये शब्द याद आया? मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंसरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है या कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी होती है? ठीक है, जहां पर एक्सपेंशनरी होगी तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी तभी बढ़ाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, डाउन करेगा। मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल बताया था आपको। ठीक है, तो वो जो चार्ट थे, और अगर हम बात करें फिस्कल की, तो फिस्कल में भी फिर वही दो आते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स की बात करना, सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी। अगर कहीं पे सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी की बात हो रही है, और उसने कहा इन रेस्पॉन्स टू द इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक, इंडिया की, कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहता हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमी, इन सबको करने के लिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज बाय द आरबीआई टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। बैंक रेट की बात करते हैं। सेक्शन 49 आरबीआई एक्ट क्या कहता है बैंक रेट? बहुत इसमें कभी कभी क्या है, आपको ये भी पूछ लेता है कि बैंक रेट कहाँ से गवर्न होता है। तो इसका सबसे पहले पता है कि बैंक जो एक स्टैंडर्ड रेट होता है, जहां पर क्या करता है, ध्यान रखना, क्या करता है वो डिस्काउंट करता है आपके बिलों को, यानी कि बिल लाओ और पैसा ले जाओ, बाद में कोई संबंध नहीं। ठीक है, और एक बात और है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात भी इसमें होती है। ठीक है, इसीलिए बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेट होता है, कल हमने क्लास में बताया था या आज सुबह बताया था कि ये जो है एमएसएफ रेट के बराबर होता है, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये जो है 4.65। यहाँ पर पॉलिसी रेट कितना है, पॉलिसी रेट कितना है यहाँ पे, द बैंक रेट इज 4.65 नहीं है, बैंक रेट है हमारा 6.75, और ये रेट कितना है हमारा, 6.5 है। रेपो रेट कितना है, 6.5 है। ठीक है, तो ये रेट आजकल का ये हिसाब है। ठीक है, टूल्स में बात आती है, दूसरा टूल्स आता है यहाँ पर, क्या है, बैंक रेट में और पॉइंट आते हैं यहाँ पर। क्या होता है ये, एमएसएफ इज अवेलेबल शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू बोरो मनी फ्रॉम ओवरनाइट। तो एमएसएफ कहता है कि एक रात के लिए लोन मिलेगा, बैंक रेट कहता है लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, और ये दोनों क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, यानी एक से होते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट of monetary policy has been very limited in India because of these basic factors। क्या होता है देखो, यहाँ पे ध्यान रखो,
कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट नॉट ऑटोमेटिकली लिंक विद द बैंक रेट। तो इसने बोला हुआ है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत लिमिटेड है, यानी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रेट से ऑटोमेटिकली लिंक नहीं है। दूसरा, कॉमर्शियल बैंक इंजॉय करते हैं स्पेसिफिक रीफाइनेंस। तो रीफाइनेंस का मतलब होता है जो आपने बिल ले रखे हैं लोगों के, उन बिलों को क्या करने का काम करता है, री डिस्काउंट। तो री का मतलब दोबारा, री डिस्काउंट का मतलब रीफाइनेंस, ठीक है। द बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड, डिफरेंट सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैंक। तो जब ये बिल मार्केट उतना अच्छा नहीं है तो ज्यादा प्रभाव बैंक रेट से पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे एमएसएफ। एमएसएफ में हमने क्या बोली थी, सबसे पहली वाली बोली थी कि ओवरनाइट है। दूसरी क्या बोली थी कि ये मिलता कितना है। उसने कहा कि करंटली 2% ऑफ एनडीटीएल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट। जो आपके पिछले सेकंड फोर्टनाइट थी, प्रोसीडिंग फोर्टनाइट, फोर्टनाइट माने 15 दिन, उस समय पर जो आपकी एनडीटीएल आउटस्टैंडिंग थी उसका 2% तक आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है, एक रात के लिए आपको मिल सकती है, और ये रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन आपका आएगा कि 100 बीपीएस का मतलब क्या है, क्या आएगा, 100 बीपीएस का मतलब क्या है, तो आप आंसर देंगे कि 0.0, सॉरी, आप देंगे आंसर 1%, ठीक है। अगर 25 बीपीएस का मतलब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 0.25, ठीक है, परसेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है आगे, जो एमएसएफ रेट है और रिवर्स रेपो है, प्रेजेंटली एसडीएफ डिपॉजिट फैसिलिटी रेट इज लोअर बैंड इन द एलएफ कॉरिडोर। यानी वो कहता है कि जो अपना एमएसएफ है, और ये किस लिए किया जाता है, वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करता है कि कभी भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ जाए बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो एमएसएफ रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या है, द रेट डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म। क्यों, क्योंकि देखो एमएसएफ भी एक दिन के लिए है, एसडीएफ भी एक दिन के लिए है, तो जो डीलिंग एक दिन के लिए होती है वो आपके लिए क्या है, डेली मूवमेंट को डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर ये बैंक रेट और एमएसएफ का क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कुछ भी आता है लॉन्ग टर्म है, क्या है, ओवरनाइट है, लॉन्ग टर्म है, ओवरनाइट है। और ये क्या है, विदाउट प्लेजिंग, और ये क्या है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी। ये क्या है, कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई इन द कंट्री, और ये प्रोवाइड फंड। यानी एमएसएफ से वो कहता है क्रेडिट सप्लाई को, कंट्री को क्रेडिट सप्लाई क्या हो रही है इससे कंट्रोल करता है। एमएसएफ से क्या होता है कि फंड प्रोवाइड करता है वो जब कभी कोई एक्यूट शॉर्टेज में होते हैं, ठीक है। यानी ये हेल्प के लिए है, जो एमएसएफ है किसी बैंक की प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और ये क्या है, क्रेडिट बांटने के लिए है, क्रेडिट सप्लाई के लिए है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो सीआरआर के बारे में एक दो बात करेंगे। एक तो सबसे पहली बात है कि सीआरआर जो काउंट होती है फोर्ट नाइटली बेसिस पे होती है और एनडीटीएल पर बेस्ड होती है। और ये आरबीआई के सेक्शन, बोलो आरबीआई के सेक्शन कौन सा होता है, जल्दी से टाइप कर दो, अभी आएगा आएगा। तो अभी जो है बात अगर हम करेंगे तो सीआरआर जो है 3 से 20% के आसपास अभी वो था। और अभी जो है क्या कहते हैं, सीआरआर रिमूव द कैप एंड रेंज विथ सीआरआर बिटवीन 3 to 20 ऑफ ए बैंक एनडीटीएल। तो जो कैप 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 था वो हटा दिया गया है। जल्दी से मैंने क्वेश्चन पूछा, सीआरआर का एक्ट, ठीक है, और फ्लोर सीलिंग हटा दी, यानी कि कितना भी हो सकता है सीआरआर। और अभी जो रिसेंट में चल रहे हैं सीआरआर कितना है, 4.5%। हम पुरानी बातें बिल्कुल नहीं करें। और एक बात, हाँ, 1% वो कहता है कि इतना, उसने कहा अगर 1 लाख तो डिपॉजिट करने में कितना है, इतना परसेंट आ रहा है, ठीक है। सीआरआर का जो है कैसे यूज किया जाता है क्रेडिट कंट्रोल करने में। सीआरआर, अभी एक क्वेश्चन पीछे आया था, सीआरआर को बड़ा घटा के क्या करते हैं, तो सीआरआर क्या करता है, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंक डिपॉजिट, सेफ्टी भी करता है, लिक्विडिटी भी करता है। अब जो है ये आजकल क्या, जब जिस समय लॉन्च किया था तो उस समय इसलिए किया था, आजकल क्या करता है, इफेक्टिव टूल फॉर डायरेक्टली रेगुलेटिंग द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स एंड
कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी करता है। ठीक है। When RBI feels that money supply is increasing and causing an upward pressure on inflation, तो जब देखता है कि आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन का प्रेशर हो रहा है, तो क्या करता है? अभी ये क्वेश्चन भी आया था पीछे, कॉम्बैटिंग द इन्फ्लेशन, देखो आ गया ये, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या करता है वो करता है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दिए, बहुत देर से आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, बहुत देर से कमेंट नहीं आ रहे हैं। चलो, एसएलआर की बात आती है तो एसएलआर हमारा कहाँ गया? एसएलआर की बात आ रही है तो एसएलआर जो है हमारा कहाँ पर आता है? 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। ठीक है। और जबकि सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है 42 ऑफ द आरबीआई। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है भैया। सीआरआर, सीआरआर आरबीआई है, एसएलआर बीआर है, और ये है 42 से, और ये है 24 से। आरबीआई का उल्टा बीआर, 42 का उल्टा 24। अच्छा, ये मेरे को भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहे थे आपसे। ठीक 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 है। चलो। अच्छा, अभी क्या है, ये सब ये जो है परसेंटेज वाला मामला जो है आजकल कितने परसेंट है? 18% है। पहले 25% से कम नहीं होता था, अब 18। ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, ये जो एसएलआर है वो 24 ऑफ द बीआर एक्ट। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस काम आता है यहाँ पे? तो उसने कहा है कि डिमांड लाइबिलिटीज रेफर्स टू द कमर्शियल बैंक लाइबिलिटी टू पे द एनी टाइम। तो डिमांड लाइबिलिटी और टर्म लाइबिलिटी होती है बैंकों की, तो ये दोनों लाइबिलिटियों को जोड़ के इस पर काम किया जाता है। मैं केवल इंपॉर्टेंट, हाँ, ये चीज है कि एसएलआर को मेंटेन किस किस फॉर्म में किया जाता है। तो या तो आप देखो, तीन फॉर्म में है, यार ध्यान रखिएगा। या तो आप गोल्ड रखिए, या गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड सिक्योरिटी रखिए, और या फिर आप कैश रखिए। इन तीन फॉर्म में आप एसएलआर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ आरबीआई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बैंक, और ये किस पर्पज से के लिए? इससे बैंक लिक्विडिटी के साथ साथ क्रेडिट एक्सपेंशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। चलो, ये यहाँ पे कंपैरिजन की बात है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात है, देखो, सीआरआर के लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट रखना पड़ता है, इसके लिए लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट में मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है। ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी पे होता है, ये टोटल, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी पे होता है, ये टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पर होता है। ठीक है। आ गया साहब एसडीएफ। ये बहुत पहले की बात नहीं है, बहुत पहले ये हुआ नहीं करता था। अब जो है एसडीएफ की बात आती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो मैं यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक चार्ट बना रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसका चार्ट को समझिएगा। देखिए, जो रेपो है, जो रेपो है वो 2 से लेके 14 दिन तक है। जो एमएसएफ है वो 1 डे है। ठीक है। जो बैंक रेट है, बैंक रेट है आपका 15 से लेकर के आगे तक। ये जो है रेपो वाले टुकड़े हैं। इसी तरह रिवर्स रेपो वाले टुकड़े आएंगे यहाँ पे। इसी तरह रिवर्स रेपो वाले आएंगे यहाँ पर। रिवर्स रेपो में आएगा यहाँ पर आपका सबसे पहले रिवर्स रेपो आएगा। रिवर्स रेपो होता है आपका लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन अगर आपको केवल 1 दिन के लिए करना है तो उसको बोलते हैं एसडीएफ। तो जो एसडीएफ है वो पहले नहीं होता था। एसडीएफ जो अब आया है वो आपके रिवर्स जो अपना रेपो है उससे रिलेटेड है। ठीक है। क्लियर हो गया? 1 दिन के लिए अगर बैंक, सेक्शन 17 में इसकी जिक्र किया गया, अगर 1 दिन के लिए आप पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं आरबीआई को, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है। पहले ये नहीं होता था, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है। बेस रेट की बात आती है। बेस रेट बेसिकली आरबीआई का बेस रेट अलग है, बैंकों का बेस रेट अलग है।
तो ये आरबीआई का 2010 में बेस रेट का सिस्टम लागू किया गया था, और इसको पहले वाला जो पीएलआर था उसको बदला गया। आप देखिएगा, सबसे पहले बैंकों में पीएलआर होता था, फिर 2010 में आया बेस रेट, फिर आया एमसीएलआर, और आज चला गया ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। ये चार जो दिखे हुए हैं ये आपका एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ये चार जो है आपका एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेस रेट के बारे में ज़्यादा नहीं हम देखेंगे। चलो, एमसीएलआर मैंने बताया, एमसीएलआर में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट है, पर इसके लिए कुछ खास बातें हैं। ये 2016 में लागू हुआ था। पहले क्या था, बेस रेट चलता था 2010 से 6 साल तक ये चलता रहा। और क्यों चला, क्यों बेस रेट से उनके आपके होने। और आपका एक क्वेश्चन अगर एमसीएलआर से आएगा वो आएगा एमसीएलआर के जो कंपोनेंट है, एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट के कंपोनेंट है। वो उसमें एक तो हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लगाते हैं, यानी पैसा हमें कितने में मिलना है। दूसरा नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, इसका मतलब क्या है कि जो हम सीआरआर में पैसा जमा करते हैं उसको कुछ मिलता तो है नहीं। तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम। ठीक है, तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम, यानी कितने समय के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने सब कवर किया हुआ है। अब ये देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि एमसीएलआर की टेनोर प्रीमियम कौन कौन सी मैच्योरिटी हो। तो उसने बोला हुआ है द मैच्योरिटी ऑफ ओवरनाइट, यानी कि एक दिन के लिए आपको बताना पड़ेगा भैया कितना एमसीएलआर है। 1 मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए है, और 1 ईयर के लिए। ठीक है, फिर क्या है, 1 ईयर के लिए। ठीक है, हैव द ऑप्शन ऑफ पब्लिशिंग एमएलआर एनी अदर लॉन्गर। और बैंक चाहे तो इससे बड़ा भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन इतने 1 2 3 4 5 ये तो आपको पब्लिश करने ही होंगे। तो आजकल की तारीख में अगर बात करें तो आजकल हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कहाँ पर, हम लोग आजकल पहुंच चुके हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट पर। यानी कि अब हमें किसी एक ऐसे रेट को पकड़ना पड़ेगा जो एक्सटर्नल, और उसी से सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसने बोला हुआ है, जैसे आपने क्या उठा लिया, एज द बेस रेट एमसीएलआर हैड नॉट डिलीवर, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर पाए थे तो उन्होंने कहा भैया एक्सटर्नल बेंचमार्क ले आओ। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क की बात आती है यहाँ पे, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, आरबीआई हैज नाउ रिकमेंड द बैंक टू बेंचमार्क ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट्स, पर्सनल और रिटेल लोन्स एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल वाले, इन सबको अब इन किसी से संबंधित करना पड़ेगा। जो भी बैंक नए लोन देगा, या तो वो अपने लोनों का रेट रेपो रेट आरबीआई से तय करेगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ के ट्रेजरी बिल की जो यील्ड आ रही है उसके हिसाब से करेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये यील्ड को जनरेट करता है एफबीआई, पब्लिश करता है। एफबीआई जो है आरबीआई की एक सब्सिडरी है, ध्यान रखिएगा। एफबीआई वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन आरबीआई ने इसमें पैसा लगा रखा है। तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड पब्लिश्ड बाय, या तो 3 मंथ का ट्रेजरी बिल, या 6 मंथ का ट्रेजरी बिल, या कोई और बेंचमार्क लेकर के आपको मार्केट रेट तय करने होंगे। ठीक है, बैंक आर परमिटेड टू मेक सच एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन अवेलेबल इन द अदर सॉर्ट ऑफ बोरोवर। तो वो क्या करेगा, जितने भी तरह के बोरोवर्स है उनसे भी लिंक कर सकता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया गया, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन आ सकता है कि ईबीएलआर पर क्यों जोर दिया रहा है, इसलिए इंडिविजुअल बैंक्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अडॉप्ट मल्टीपल बेंचमार्क विद इन द लोन कैटेगरी, यानी एक लोन के लिए वो कई सारे बेंचमार्क नहीं उठा सकता। हाउसिंग लोन देना है तो उसके लिए एक उठाएगा, उसके लिए एक इस तरह करेगा। ठीक है, चलो, तो दोस्तों आज ये क्लास हम यहीं तक कवर कर रहे हैं। आपको और लंबी क्लासेस मिल पाए, बेस रहे आपका, कंटिन्यूअस चैनल को फॉलो करिए। आप सब लोग क्लास के लिए आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप क्लास के लिए आएंगे और अपने रिवीजन को बहुत अच्छा करेंगे। आप सब लोग क्लास के लिए आए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।